नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 3 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज के विषयों को। आज हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंध में। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्तमान महामारी और पत्रकारों की जो स्थिति है यहाँ पर, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद महामारी और शिक्षा का समावेशीकरण, कैसे इस महामारी के कारण भारत के अंदर में कुछ लोगों तक तो शिक्षा पहुंच पा रही है, वो शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिक्षा तक अपनी पहुंच को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें हम एक बहुत संवेदनशील विषय को देखेंगे दिव्यांगों के संदर्भ में। इसके बाद परीक्षा पद्धतियों में बदलाव का समय, क्योंकि हम जिस महामारी को देख रहे हैं उसमें मूल्यांकन की जो पुरानी पद्धतियां हैं उनमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को डिटेल में यहां पर देखेंगे। सबसे अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की संरचना को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरी क्लास का लाभ उठाने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आरंभ करते हैं पहले टॉपिक का। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला समाचार है इसको पेज संख्या 16 से लिया गया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। समाचार है, नॉर्थ कोरिया सेज बाइडेन हैज अ हॉस्टाइल पॉलिसी वांट्स ऑफ रिस्पांस। तो अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गाहे बगाहे ये जो समाचार है अक्सर हमारे सामने उभर के आ ही जाता है। तो आज के इस समाचार के संदर्भ में हम पूरी पृष्ठभूमि को खंगालेंगे कि आखिर कोरियाई प्रायद्वीप के अंदर में ये समस्याएं क्यों दिखाई पड़ती हैं और उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंध जो वर्तमान में दिखते हैं वो आखिर ऐसे क्यों हैं। अगर हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो उत्तर कोरिया ने तो यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि जो वर्तमान प्रशासन है अमेरिका का वो शत्रुतापूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है उत्तर कोरिया के प्रति। और अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो उत्तर कोरिया के संदर्भ में कूटनीति और भयादोहन अर्थात डेटरेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। अब भयादोहन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, अगर कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हथियारों का भय दिखा करके उससे अपने मन मर्जी के कार्य करवाने का प्रयास करता है तो इसी को हम कहते हैं भयादोहन। अब अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो वो बहुत तेजी के साथ में अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे अमेरिका अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए, खास तौर पर दक्षिण कोरिया और जापान के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। अब अमेरिका का एक उद्देश्य रहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण किया जाए, कि यहां पर कोई भी परमाणु बम का प्रयोग, उसका निर्माण नहीं करेगा। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह डालें तो यहां पर मानव अधिकारों का हनन भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में दिखाई पड़ता है। अमेरिका द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि उत्तर कोरिया अपने नागरिकों के ऊपर में, वहां पर जो मानवाधिकारों के हितों में कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर में, वर्तमान महामारी के संदर्भ में अपने लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है और जो कि अमानवीय है। अब अगर आप मानचित्र में देख पाएं तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर कोरिया का क्षेत्र और यह है दक्षिण कोरिया का क्षेत्र। एक जमाने में यह पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुए और अब ये दो देशों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहां पर कई सारे घटनाक्रम आपको समझने पड़ेंगे। जापान के द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा किया जाना, जैसे इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद में
ये जो क्षेत्र है उत्तर कोरिया वाला, यहाँ पर सोवियत संघ का प्रभुत्व स्थापित होना। दक्षिण कोरिया की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित होना। फिर 1950 के लगभग में दोनों देशों के मध्य में उत्तर और दक्षिण के बीच लड़ाई का छिड़ना और दो देशों का अस्तित्व में आना, शीत युद्ध का एंगल भी यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। और फिर इन दोनों देशों के बीच में 38वीं 38th पैरेलल लाइन का एक विभाजक रेखा के रूप में उभर के आना। तो मैंने जितनी सारी चीजें डिस्कस करनी है उनकी एक समरी आपको यहां पर दे दी। आइए आरंभ करते हैं। एकीकृत कोरिया मतलब कि उत्तर दक्षिण को जोड़ दीजिए। तो 1910 से इस क्षेत्र पर जापान का शासन रहा था। अब जब जापान की हार हो गई तो उसके बाद में सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया। दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका काबिज हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का आगाज हो गया। देखिए, शीत युद्ध का मतलब यह होता है कि डरा करके काम चलाना, मतलब गरम लड़ाई, हॉट वॉर नहीं होगा, गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन दबाव डालेंगे एक दूसरे के ऊपर में कि तुम हमसे डरो, तुम हमसे डरो। इसी को हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। और दुनिया के देशों को इस समय डर लग रहा था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है कहीं वो हॉट वॉर ना बन जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चली जाए। तो ये मैंने एक परिचय आपको दे दिया शीत युद्ध के बारे में। अब आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था। इसी के साथ साथ में 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1945 के बाद धीरे धीरे शीत युद्ध आगे बढ़ रहा था। सोवियत संघ साम्यवाद के समर्थन में खड़ा हुआ था, अमेरिका लोकतंत्र के समर्थन में खड़ा हुआ था और ऐसे में एक विचारधारा का संघर्ष यहां पर आना शुरू हो गया। जून 1950 में कोरिया के जो दो हिस्से हैं इनके बीच युद्ध छिड़ गया। उत्तर कोरिया के प्रमुख थे किम इल सुंग, इन्होंने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और उत्तर कोरिया जीत भी जाता अगर अमेरिका यहां हस्तक्षेप नहीं करता। अब अमेरिका चूंकि आ गया तो उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। अब यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि इस पूरे संघर्ष में उत्तर कोरिया का साथ रूसी और चीनी सेना भी लगातार दे रही थी। 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ और दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। 38वीं समानांतर रेखा भी अस्तित्व में आई जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की विभाजक रेखा है। यहां पर इस पूरे युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया में अमेरिका के एक बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं जो कि पूरे सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हैं कोरिया की, दक्षिण कोरिया की सेना के साथ में। अब अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो चीन इसके एक बड़े सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। उत्तर कोरिया की जो ऊर्जा की मांग है वो चीन के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। उत्तर कोरिया का जो व्यापार है मुख्यतः चीन के साथ में ही चलता है और उत्तर कोरिया और चीन ने 1961 में एक सुरक्षात्मक संधि की। अब इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई उत्तर कोरिया पर हमला करेगा तो इसे चीन पर हमला माना जाएगा और अगर कोई चीन पर हमला करेगा तो इसे उत्तर कोरिया पर हमला माना जाएगा। मतलब दोनों में से किसी पर भी हमला होता है तो दोनों मिलकर के उसका जवाब देंगे। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर में भारत की क्या भूमिका रही? दरअसल स्टूडेंट्स, जब यह युद्ध खत्म हुआ तो उत्तर कोरिया के बड़ी संख्या में सैनिकों को अमेरिका के द्वारा कैद कर लिया गया। चीन ने यह मुद्दा उठाया लगातार कि इन कैदियों को आजाद किया जाए। अमेरिका ने बोला कि जी, बड़ी संख्या में ऐसे सैनिक हैं जो उत्तर कोरिया जाना ही नहीं चाहते हैं और ऐसे में अमेरिका ने भारत का नाम यहां प्रपोज किया मध्यस्थता के लिए और फिर संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए भारत की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अब जरा सोच के देखिए कि हम लोग 1953-54 में कितनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। हमारा देश आजाद ही हुआ था 1947 में। तो ये एक प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति थी उसकी एक हद तक सफलता भी मानी जाएगी।
और निश्चित रूप से जरा आप लोग सोचिए कि क्या चीन इससे बहुत खुश होगा कि भारत का कद बढ़ रहा है? निश्चित रूप से वो नाखुश होगा। अब भारत ने क्या किया, युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए इंडियन कस्टोडियल फोर्स को कोरिया में तैनात कर दिया गया और इन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो युद्ध बंदी हैं इनसे बातचीत करें, इस बात को देखें कौन वापस जाना चाहता है, कौन वापस नहीं जाना चाहता है। ये सारा का सारा काम 1954 तक चला, लेकिन चीन के बढ़ते विरोध के बाद भारत ने इस आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। बाद में शेष युद्ध बंदियों को संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सौंप दिया गया। यहां से कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1998 में लेके आते हैं। तब दक्षिण कोरिया के एक उदारवादी राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति किम दाई जुंग, और उन्होंने एक नीति अपनाई, सनशाइन नीति। इसके तहत वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को कैसे मजबूत करें, लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। खास तौर पर अगर हम इस बात को ऐसे देखें कि उत्तर कोरिया आर्थिक गतिविधियों में बहुत पीछे छूट चुका है और दक्षिण कोरिया ने एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति को प्राप्त किया है। दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उत्तर कोरिया की हम बात करें तो वहां पर तानाशाही लगातार मजबूत होती गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण दुनिया भर के लिए समस्याएं पैदा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने कई बार परमाणु परीक्षण भी किए हैं। उत्तर कोरिया की जो मिसाइल शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया और जापान, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक हद तक अमेरिका अपने हाथों में रखता है, निश्चित रूप से वहां के लिए खतरा है। तो अमेरिका ने यहां पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, जिसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है ये? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थॉड। और अब यहीं पर रूस को जोड़ दीजिए, यहीं पर चीन को जोड़ दीजिए। अगर आप लोगों को याद हो तो S-400 भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थार्ड के जैसा ही, और काफी प्रभावशाली है। चीन ने इस सिस्टम को खरीदा है रूस से। अब ऐसे में रूस अमेरिका को यह कह रहा है कि तुम थार्ड को यहां से हटाओ। चीन भी कह रहा है थार्ड को यहां से हटाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम S-400 के रूप में तुम्हें जवाब देंगे। तो निश्चित रूप से दुनिया के कुछ बड़े तनाव क्षेत्रों में से कोरियाई प्रायद्वीप का क्षेत्र भी एक बड़ा तनाव क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी के पास के क्षेत्र हैं दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्र, वहां पर भी तनाव हमें अक्सर दिखाई पड़ता ही रहता है। निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण विश्व को प्राप्त करने की दिशा में इन तनाव क्षेत्रों में तनाव जो है घटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 13 से है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। इमेज कैन नॉट बी बेटर देन रियलिटी, मतलब कि वास्तविकता की तुलना में उसका जो चित्र है वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के संदर्भ में, महामारी जो फैली हुई है उसके संदर्भ में इस आलेख को हम लोग देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। भारत में इस महामारी को कवर करने वाले पत्रकारों की दुर्दशा के ऊपर में जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रेस दिवस 2021 की अगर हम थीम की बात करें तो सूचना एक सार्वजनिक वस्तु है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आप लोग ध्यान रखना इसको। ऐसे जो विषय होते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ऐसे प्रश्नों के अंदर पूछ दिए जाते हैं। और चूंकि प्रेस फ्रीडम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसी देश की लोकतांत्रिक पद्धति को मापने के लिए, तो इस पर तो विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारे ऑनलाइन मीडिया वातावरण में सूचना के महत्व को रेखांकित करने के लिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है 2021 वाला, ये 3 विषयों पर प्रकाश डालेगा। बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड रहेगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। नंबर 1, समाचार मीडिया की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम, कि जो लोग मीडिया के अंदर में काम कर रहे हैं
उन्हें उस हिसाब से लाभ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके समाचारों का इस्तेमाल करके अन्य संस्थाएं लाभ कमा रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु है इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र। काफी चर्चा में रहा था यह विषय पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, जब ऑस्ट्रेलिया ने इस विषय को उठाया कि जो समाचार मीडिया है उनके समाचारों का इस्तेमाल इंटरनेट कंपनियां करती हैं और इससे उनको जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ में मीडिया हाउसेस का भी एक हिस्सा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला विषय होगा उन्नत मीडिया और सूचना साक्षरता, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि उनको जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो ठीक है, वो सही सूचना गलत सूचना के बीच में अंतर कर सकें। तो ये निश्चित रूप से 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होंगे यहां पर। अब यहां पर लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के एक निबंध का संदर्भ पेश करते हैं। निबंध का नाम था स्वतंत्रता की बात। आर्थिक विकास के लिए मीडिया महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि मीडिया के आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है। ये सूचना देने में भूमिका निर्वहन करता है, लोगों को सूचना के माध्यम से सुरक्षात्मक भूमिका मुहैया करवाता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो अन्य लोगों को भी मालूम चल जाएगा, इससे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा रचनात्मक योगदान कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अल्टरनेटिव वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध करा करके रचनात्मक योगदान भी कर सकता है। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार से समतापूर्ण विकास के लिए मीडिया एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है अपने इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए। अब यहां पर हम लोग एक विषय उठाते हैं पत्रकारों के संदर्भ में इस महामारी को देखते हुए कि यहां पर पत्रकार एक अनजाने संदेशवाहक की भांति काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब सब लोगों से यह कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें, तो पत्रकार बाहर निकलते हैं और वो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं, किस तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन तक की सप्लाई लोगों को नहीं मिल पा रही है, वादे क्या हैं सरकारों के और सच्चाई क्या है, वो इन सारी चीजों को हमारे सामने लेकर के आते हैं। निश्चित रूप से इसमें कई सारे पत्रकारों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। एक संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपकी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, तो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। हमारे डेली क्विज के पिछले कुछ सेगमेंट के अंदर में मैंने इस पर डिटेल में चर्चा भी की थी। तो अब यहां पर इस संस्था ने एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है जिसका नाम है टॉक्सिक ट्विटर, और इसके माध्यम से इसने इस बात को बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई महिलाओं को किस प्रकार से दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा, इसका दस्तावेजीकरण यहां पर किया गया है। निश्चित रूप से हमें इस महामारी के अंदर में इन सारे बिंदुओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि इस महामारी ने केवल लोगों की जानें नहीं ली हैं, जो लोग जीवित हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़े, साइबर स्पेस के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुए, घरेलू हिंसा के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे वो बढ़ी और कैसे उनको रोकने में हम मीडिया की मदद ले सकते हैं। अब आइए जरा कुछ तथ्य हम लोग देखते हैं WPFD के बारे में। WPFD आप लोग समझ रहे होंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ। ये काफी महत्वपूर्ण स्लाइड्स होंगी आप लोगों के परीक्षा के नजरिए से, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। अब एक बात आप लोग यहां ध्यान रखेंगे कि इस पूरी चर्चा के अंदर में आपका ध्यान यूनेस्को की तरफ गया होगा। काफी बार पढ़ा चुका हूं मैं यूनेस्को के बारे में, अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जरा इस पर आप ध्यान दें। यहां पर विंड हुक घोषणा को जरा आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा। दरअसल स्टूडेंट्स, ये विंड हुक जो है ये नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया एक देश है अफ्रीका के अंदर में। यहां पर 1991 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंत में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत को स्वीकार किया गया। उसके बाद से 3 मई को एक स्वतंत्र और बहुलतावादी प्रेस के विकास के लिए
ऐतिहासिक विंडहुक घोषणा को अपनाने के साथ में समाप्त किया गया। अब यहां पर एक शब्द है बहुलतावादी प्रेस। क्या अर्थ है इसका? बहुलतावादी प्रेस का मतलब होता है कि अलग अलग समुदायों, जातियों, विचारधाराओं, धर्मों, सबके विचारों को समान रूप से बिना किसी रूप में बायस्ड हुए सामने लेकर के आना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब विंडहुक के अंदर में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद में विश्व प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अनेक देशों की सरकारों, अधिकारियों को एक मंच पर लाने के लिए अल्मा आता में 1992, सेंटियागो में 1994, सना में 1996 और सोफिया में 1997 में इसी तरह के सेमिनार आयोजित किए गए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 2 से है। GS2 सोशल जस्टिस के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं, री इमेजिन लर्निंग। अब क्या है इसके अंदर में? महामारी के इस दौर में शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत गहराई से प्रभावित हुई है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भी होंगे, जिनके पास तकनीकी उपलब्ध नहीं रही। और ऐसे में वो ऐसे विद्यार्थियों की तुलना में जिनके पास तकनीक तक पहुंच थी, उपकरणों तक पहुंच थी, वो आगे निकल गए शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में, और बाकी लोग पीछे रह गए। लेकिन इसी समस्या का एक और पहलू है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वो है दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को हम और अधिक समावेशी कैसे बना सकते हैं ताकि ऐसे बच्चे देखने में, सुनने में या विशिष्ट रूप से सीखने की अक्षमताएं रखते हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों के संदर्भ में दिशा निर्देशों की एक कमी देखने को मिली है इस महामारी के दौरान। इसके अलावा उपकरणों की भी अनुपस्थिति देखने को मिली है, और इन सब का खामियाजा शिक्षा के नुकसान के रूप में इन बच्चों को भुगतना पड़ा है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति तो हुई है, कई सारी योजनाएं सामने आई हैं, और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स आप लोग इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। शिक्षा के बारे में कोई भी बात करोगे अभी हाल फिलहाल में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जरूर ध्यान में रखें, और इस शिक्षा नीति में शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उनको यह टारगेट दिया गया है कि अगली पीढ़ी को हम लोग वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के अंदर में भी इनोवेटिव ब्रेन्स हैं जो बहुत बेहतरीन आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि एक समावेशी समाज बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षण संस्थानों के ऊपर में है, और इसके लिए कुछ प्रयास भी किए जाते हैं। अगर मैं कुछ एक नाम बताऊं आपको, तो कई सारे क्षेत्रों में जो IIT के स्टूडेंट हैं उनको उस क्षेत्र के आसपास जो गांव वगैरह हैं, सामाजिक परिवेश है, वहां पर उन छात्रों को ले जाया जाता है। छात्रों को यह कहा जाता है कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि आप इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बनाने में किस प्रकार से कुछ आविष्कार कर सकते हैं या तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीजें दिव्यांगों के संदर्भ में भी होनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए जो मानकीकृत दिशा निर्देश हैं निश्चित रूप से वो लाने पड़ेंगे, और इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों के मध्य में एक समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद में अगला मुद्दा क्या होगा कि जो लोग स्वीकृत मानदंडों से अलग दिखते हैं, अलग प्रकार से सोचते हैं, तो इन सारे विचारों को मिटाना होगा और इस बात को स्थापित करना होगा कि शिक्षा आवश्यक है। कोई कैसा दिख रहा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अतीत में जो चीजें चलती रही शिक्षा व्यवस्था के अंदर में, शिक्षा की दुनिया को एक बार उससे अलग करके नए तरीके से उसका निर्माण करना होगा,
ताकि इस महामारी के बाद जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हम एक ऐसे समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकें जिसका वो भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और मुख्य धारा के अंदर में शामिल हो सके। हमारा अगला समाचार पेज संख्या 2 से ही है। GS2 सोशल जस्टिस के साथ में ही इसको हम लोग जोड़ेंगे। और ये चर्चा में क्यों है? अब इस महामारी के दौरान अक्सर हम लोग ये सुन रहे हैं कि परीक्षाएं कहीं पर कैंसिल हो गई, कहीं पर बच्चों को ऑटोमेटिकली मूव ऑन करा दिया गया अगले क्लास के अंदर में। तो यहां पर यह विषय उभर करके आया कि क्या हम मूल्यांकन की जो विधियां हैं, जो परीक्षा की जो विधियां हैं, क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं? और लेखक ये कहते हैं कि ये जो महामारी है ये एक अवसर के रूप में है कि हम अपने मूल्यांकन की विधियों पर पुनर्विचार करें। लेखक ये कहते हैं कि परीक्षा हमारे पाठ्यक्रम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसको तो इस तरीके से जो है अपनाया जाता है कि जैसे ये एक धर्म के जैसा है, एक परंपरा के जैसा है। माता पिता रिश्तेदार सब एक स्टूडेंट के जो है सपोर्ट में लगे रहते हैं कि तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है पढ़ाई करने के अंदर में। और उनका खान पान कैसा है, परीक्षा के पहले हर एक चीज पर बड़ी पैनी निगाह होती है। हालांकि ये एक प्रकार का दबाव भी पैदा करता है शिक्षार्थी के ऊपर में, विद्यार्थी के ऊपर में। और इन सबसे आगे भारत के अंदर में जो परीक्षा प्रणाली है इसको बेहतर नौकरी का एक आधार बिंदु माना जाता है। तो निश्चित रूप से समय के साथ साथ में मूल्यांकन की अलग अलग विधियों को भी अपनाना होगा ताकि इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा। लेखक यहां पर बताते हैं कि कई सारे जगहों पर प्रश्न ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि वे अपने उत्तर डाक द्वारा भेजें या व्यक्तिगत रूप से अपने कॉलेजों को सौंप दें। कई जगहों पर जब उत्तर अपलोड करने की बात होती है इंटरनेट के माध्यम से तो छात्र जानबूझकर अपने उत्तर को धुंधला कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, ताकि जो परीक्षक है, जो इवैल्यूएटर है, वो ठीक से एग्जामिन ही ना कर पाए कि आखिर विद्यार्थी ने लिखा क्या था। इसके अलावा परीक्षा भी एक सामूहिक कार्य बन गई है कि लोगों को प्रश्न भेज दिए गए, अब वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, टेलीग्राम का इस्तेमाल करके या अन्य जो मैसेजिंग सर्विसेज है उसका इस्तेमाल करके आपस में उत्तरों का आदान प्रदान कर लेते हैं। और इस तरीके से निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को जानना कि विद्यार्थियों ने सीखा कितना। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने परीक्षा देने के लिए मोबाइल ऐप का विकास किया है, लेकिन कई सारे अन्य दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके कई सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस परीक्षा प्रणाली को भी कमजोर किया और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपने लाभ के लिए। यहां पर एक विषय उभर करके आता है कि हम एक काम यह कर सकते हैं कि एक पूर्ण परीक्षा के स्थान पर हम परीक्षा प्रणाली को अगर छोटे छोटे भागों में बांट दें, खंडों में बांट दें, तो हम सटीक आकलन कर पाएंगे कि आखिर स्टूडेंट्स का लर्निंग कहां तक पहुंचा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर में हमें एक स्वतंत्र शिक्षार्थी को भी विकसित करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स शिक्षा व्यवस्था के अंदर में एक लेवल तक ही रहेंगे और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स को आत्म मूल्यांकन बेहतर तरीके से सिखाएं, सेल्फ एवेल्युएशन, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स होंगे वो लर्निंग की टेक्निकलिटीज को समझ जाएंगे और जब वो टेक्निकलिटीज को समझ जाएंगे तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से एवेल्युएट कर पाएंगे और ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ही नवाचारी इनोवेटिव स्टूडेंट्स का विकास होगा, जिनकी जो क्रिएटिविटी की पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपके सामने, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है? अमेरिका के साथ भारत यहां किस प्रकार से शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है? चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले भूमिका में कोरियाई प्रायद्वीप का इतिहास बताएंगे संक्षिप्त रूप में। उसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप में जो युद्ध हुआ जिसके बारे में चर्चा की थी मैंने, उसको बताएंगे और इसके साथ साथ में यहां पर अमेरिका, चीन, भारत और रूस की जो भूमिका रही है उसका वर्णन कर देंगे। शीत युद्ध, साम्यवाद
लोकतंत्र, इनकी विचारधाराओं का जो एक टकराव हुआ इस क्षेत्र में, उसका भी वर्णन आप करेंगे। फिर किस प्रकार से दक्षिण कोरिया ने आर्थिक प्रगति को प्राप्त किया। उसने सनशाइन नीति के माध्यम से उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। कई सारे लेखक यहां पर कहते हैं कि यहां पर एक देश और दो शासन प्रणाली का विकल्प अपनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से उत्तर और दक्षिण कोरिया को एकजुट किया जा सकता है। अब एक देश दो शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ? जैसे हांगकांग है और चीन है, तो वहां पर एक प्रकार से इसी को माना जाता है कि एक देश है लेकिन शासन प्रणाली दो है। जैसे हांगकांग के अंदर में एक हद तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और चीन के अंदर में तानाशाही प्रकार की शासन प्रणाली हमें दिखाई पड़ती है। वैसा ही कोरिया के संदर्भ में कहा जाता है कि दोनों मिलकर आर्थिक विकास बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनकी शासन प्रणालियों को अलग अलग रखा जा सकता है। हालांकि इसके विपक्ष में भी लोग कहते हैं कि ऐसे में अगर इन दोनों को एक किया गया तो दक्षिण कोरिया की जो आर्थिक प्रगति है उस पर बहुत दबाव पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब है। अब निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका और भारत ने जो अतीत में प्रयास किए हैं उनको यहां पर आप संक्षिप्त में लिख देंगे, और वर्तमान में भारत जो है उसके दक्षिण कोरिया और रूस दोनों से संबंध ठीक ठाक है, और इसका इस्तेमाल करके वो इस क्षेत्र के अंदर में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर सकता है। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अगला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां और उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द 10 अंक। उत्तर की संरचना की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का सबसे पहले आप लोग परिचय देंगे, उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, विंडहुक सम्मेलन नामीबिया वाला, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में सम्मेलन हुए उनका भी परिचय दे देंगे। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उनके क्या विचार है उसको भी जरा आप लोग यहाँ पर लिख देंगे तो उत्तर बड़ा प्रभावशाली बन जाएगा आपका। उसके बाद चुनौतियां क्या क्या हैं यहाँ पर सामने पत्रकारों के जीवन से संबंधित। महामारी की बात करें तो स्वास्थ्य के संदर्भ में कार्यस्थल पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, उन सबको यहाँ पर रेखांकित करेंगे। फिर उसके बाद इनका जो योगदान है उसकी बात करें तो विकास के संदर्भ में, कुव्यवस्था को उजागर करने में, और इस तरीके से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए तो मीडिया को, पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब निष्कर्ष रूप में भारत में जो स्थिति है मीडिया की, थोड़ा सा उसको आप बताएंगे, भारत में मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाल देंगे। और अगर आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वगैरह की जो रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वगैरह की जो रिपोर्ट्स आई थी, अगर उनका भी यहाँ पर आप चर्चा कर देंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी ये तो। और इनके बारे में चर्चा हमारी क्लासेस में हो चुकी है, क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, तब आप बहुत बढ़िया से सीखेंगे चीजों को। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने सुझाव आप हम लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम लगातार चीजों को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।